ओके, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज रह गई थी मेरे से आप लोगों को पढ़ाना। मैं लिखवा देता हूँ, आप अपनी टेक्स्ट बुक ले लीजिए आपके सामने, और मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ। हो सकता है मेरे एक आध दो आंसर आगे पीछे हो सकते हैं। आप भी टेक्स्ट बुक वगैरह में चेक कीजिएगा करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं FIB से। देखिए, आपको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि MCQ ही आने वाला है। पेपर पैटर्न आई थिंक आ चुका है और MCQ ही है। गए साल जो पेपर पैटर्न था उसमें रीअरेंज करके एक क्वेश्चन हुआ करता था। ये साल रीअरेंज निकाल कर आपको क्वेश्चन एंड आंसर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको भी ध्यान रखना है, आपकी कॉलेज से जो भी प्रोवाइड किया है पेपर पैटर्न वगैरह नहीं किया है तो कर देंगे उन लोग भी, तो उस हिसाब से भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं भी यहाँ पर एग्ज़ाम लेने वाला हूँ, तो आप भी प्रिपरेशन में आ जाइए। ठीक है, एक्सरसाइज में करवा देता हूँ। FIB फर्स्ट FIB है। आप भी अपना टेक्स्ट बुक वगैरह लेके ही बैठने का मैंने आगे भी बोला है। फर्स्ट FIB है, अनपेड सर्च इज नथिंग बट सर्च। आंसर है ऑर्गेनिक सर्च। लिख लीजिए आराम से, ऑर्गेनिक सर्च। Second FIB, program used by search engines to collect data from the website called as। मैंने आपको इसके ऊपर काफी कहा भी था। आंसर है क्राउलर्स। हर सर्च इंजन का अपना एक क्राउलर्स होता है, सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर, और हर क्राउलर्स और स्पाइडर ऐसा करके होता है। आपके सिलेबस में यहाँ पे क्रोलर्स दिया है, स्पाइडर मैंने बताया था, कहीं कुछ एक आध स्पाइडर के बारे में बताया भी है, पर ठीक है, क्रोलर्स आप आंसर में लिखिएगा। थर्ड, मैनिपुलेटिंग गूगल्स एल्गोरिथम टू इम्प्रूव वेबसाइट रैंकिंग इज ब्लैक हैट SEO। ब्लैक लिखना है आपको आंसर में, ब्लैक हैट SEO। ब्लैक हैट SEO के बारे में भी चर्चा किया था हमने। आगे फोर्थ, web analytics service offered by Google to track and report website traffic is। अभी देखिए, जो ये FIB उस पार्ट से है जो अब हमने ओमिट किया है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर भी आप FIB में आंसर लिख के रखिए, भले FIB आए ना आए कोई फर्क, अपने को एक्सरसाइज पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो आप लिखिए गूगल, आंसर है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स में। फर्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायर्स फिजिकल मार्केटिंग। फॉल्स, ई कॉमर्स डील्स आर कैरिड आउट इन फिजिकल मार्केटिंग। फॉल्स, digital marketing is carried out with the help of portal। True, in digital marketing SEO means special executive operation। False, आप सारे स्टैंड्स फॉर भी लिखिएगा, आपको स्टैंड्स फॉर भी पूछा जाएगा MCQ 1 में। FIB ने मैंने पिछले लेक्चर में भी, उसके अगले लेक्चर में भी मैंने कहा है कि आपको स्टैंड्स फॉर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। कहाँ जहाँ जहाँ पे भी आपको लगता है आपको अंडरलाइन कर लेनी है और स्टैंड्स फॉर पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो ये होगा फोर्थ, इन डिजिटल मार्केटिंग SEO मीन्स स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन। फॉल्स। फिफ्थ, द पेड एडवर्टाइजमेंट ऑन गूगल कैन बी आइडेंटिफाई विद द पेड कीवर्ड। फॉल्स, एडवर्ड होता है। हमने बात किया था स्पॉन्सर और एडवर्ड के बारे में, AD करके आता है, उसको पेड गूगल पेड एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है, एडवर्ड। ठीक है, ये फॉल्स है। टू मेक द ट्रैफिक एनालिसिस SEO टेक्निक इज यूज।
ट्रू। एसईओ टेक्निक से हम ट्रैफिक एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रू है। फिर हम आते हैं MCQ 1 पर। डैश SEO रिलाइज ऑन मैनिपुलेटिंग गूगल एल्गोरिदम टू इम्प्रूव रैंकिंग। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ब्लैक हैट SEO आप समझ सकते हो, गूगल के एल्गोरिदम को मैनिपुलेटिंग करते हैं। ब्लैक हैट SEO। सेकेंड, टू एनालाइज द ट्रैफिक कमिंग टू द वेबसाइट टूल डैश टूल इज यूज। यहाँ पर आएगा सेकेंड, गूगल एनालिटिक्स। देखिए यहाँ पे एक आंसर ये भी बनता है SEO ऑप्टिमाइज। तो ये SEO ऑप्टिमायर है, ये SEO ऑडिट टूल्स का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर आएगा गूगल एनालिटिक्स। इफ द स्पीड ऑफ डिस्प्लेइंग द वेबसाइट इज स्लो, डैश रैंकिंग मेथड इज यूज। देखिए अगर आपके डिस्प्ले पर वेबसाइट जा रही है, मतलब कौन से डिस्प्ले पर जा रही है, तो वहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और आंसर है टेक्निकल रैंकिंग मेथड इज यूज। टेक्निकल हो सकता है कुछ, कभी कभी ऐसा होता है ना, दो करेक्ट आंसर होता है, कभी ऐसा होता है दो करेक्ट आंसर होते हैं और MCQ 1 ही होता है, तो उसमें से जो परफेक्ट आंसर है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बोल रहा हूँ, आप भी थोड़ा पढ़िए। और इसलिए मैं जानबूझ के ये बोल रहा हूँ पढ़िए, ताकि आपका भी थोड़ा रिवाइज हो जाए कहीं ना कहीं, ठीक है। आगे MCQ 2 करेक्ट। डैश एंड डैश टेक्निक्स आर स्ट्रेटेजीज यूज्ड टू गेट हायर सर्च रैंकिंग ऑन सर्च इंजन। देखिए आपके सिलेबस के मुताबिक आंसर आना चाहिए व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट। टेक्निक्स स्ट्रेटेजीज यूज्ड टू गेट हायर सर्च रैंकिंग ऑन सर्च इंजन, ठीक है। आगे, the product of Google Analytics was originally developed by Dash a company in year। या हम लोगों ने ओमिट किया है तो आपने भी पढ़ा नहीं होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये A और B अर्चिन और 2005 में गूगल ने ये कंपनी को हायर किया था। गूगल ने इसको डेवलप नहीं किया है, गूगल ने हायर किया है और नाम दिया है गूगल एनालिटिक्स। ये अर्चिन की ओरिजिनली डेवलपमेंट है और 2005 में इसको डेवलप किया गया था। वैलिड टू टाइप्स ऑफ कीवर्ड, आपको ही पता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, इसके ऊपर भी हमने चर्चा किया था। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, शूज और लेदर शूज और शूज फॉर मैन और शूज फॉर वुमेन, हमने बहुत सारी बातें की थी इसके ऊपर। तो लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, ठीक है। फिर आते हैं MCQ 3 पे। मार्केटिंग चैनल्स इन डिजिटल मार्केटिंग आर ईमेल मार्केटिंग A, कंटेंट मार्केटिंग B और मोबाइल मार्केटिंग D। ABD टिक मार्क कर दीजिए भाई। वैलिड अप्रोचेस SEO टू जनरेट ट्रैफिक टू योर वेबसाइट आर डैश डैश एंड डैश। ऑन पेज SEO A, ऑफ पेज SEO C, टेक्निकल SEO D। काफी इजी चैप्टर रहा है। MCQ एक्सरसाइज से ही सिर्फ नहीं करना है, हमारे यहाँ पे जो एग्जाम होगी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। जो हमारे यहाँ पे एग्जाम होगी वो एक्सरसाइज से ही सिर्फ नहीं मैं पूछूंगा, बुक के अंदर चैप्टर के अंदर से भी मैं क्वेश्चन आंसर निकालूंगा, FIB वगैरह MCQ वगैरह पूछूंगा, यानी आप लोग प्रॉपरली पढ़िएगा, ठीक है। अब हमने बात किया था अगले चैप्टर की जो ई कॉमर्स है। अभी आप भी आ जाइए ई कॉमर्स के माहौल में, मैं भी आपको ले चलता हूँ ई कॉमर्स पे। सारे ही चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई कौन सा आगे पढ़ाया कौन से पीछे पढ़ाया, आप भी समझ सकते हो। बोर्ड में आपको सब कुछ ही आना है। और आपको एक बात बता दूं, ई कॉमर्स में से कुछ भी कट शॉर्ट नहीं करवाया है, यानी आपको ई कॉमर्स पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना है,
ठीक है, आपको ये ध्यान से पढ़ना है, एकदम काफी इजी चैप्टर है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको पढ़ना, काफी इजी चैप्टर है। चलिए, आप भी आ जाइए ई कॉमर्स के माहौल में, ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे एक बात कर लूँ, जो एक चैप्टर हो गया है हमारा, उस पर काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, HTML की प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आप भी समझ सकते हो, सिलेबस काफ़ी बड़ा नहीं है मगर सिलेबस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिलेबस लेंदी नहीं है, इम्पोर्टेंट बहुत है, तो आपको भी पढ़ने में समझने में टाइम जाएगा। ये चैप्टर गए साल था, उसको ही यहाँ पे थोड़ा अपग्रेड करके डाल दिया है, यानी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है 6 चैप्टर पढ़ाने में। ठीक है, मैं फटाक से पढ़ा दूंगा, मगर समझना, पढ़ना, लिखना आपको ही है, यानी आपको एकदम ध्यान से लेक्चर पढ़ना है, सारे लेक्चर देखने हैं, एक दो बार लेक्चर फिर से रिवाइज करना है, एग्जाम प्रॉपर देना है, एग्जाम में कहीं पे भी आगे पीछे नहीं चलाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस। देखिए, नाम ही है ई कॉमर्स, मैं थोड़ा इसका बेस आपको बता देता हूँ। काफी इजी चैप्टर है, सिर्फ कुछ ऐसे टॉपिक है इसमें जो थोड़े आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते इसको, हाँ थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसके पहले कभी उसके बारे में सुना नहीं है इसलिए। बाकी काफी इजी चैप्टर है। मान लो एक ओसी में से पार्ट, ओसी के सब्जेक्ट में से एक चैप्टर उठा के यहाँ पे डाल दिया है, और जरूरी है आपको समझने के लिए कि क्या चीजें है। यहाँ पे कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर लिया गया है, ना कि ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, नजरिए से, पर्सपेक्टिव यानी, तो आपको भी थोड़ा ये समझना पड़ेगा। ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस नाम एक ही है, आपको एग्जाम में कुछ भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी बात किया था, यहाँ पे भी बात कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड टाइप्स। ये चैप्टर की एक खासियत ये है कि ये चैप्टर में भर भर के थियरी है, और भर भर के पूछ सकते हैं कुछ भी, कहीं से भी MCQ निकलेगा ही, कहीं से भी FIB निकलेगी ही, कहीं से भी MCQ 2, 3 या क्वेश्चन आंसर निकलेंगे। यानी ये चैप्टर है वैसे इजी, मगर है इम्पोर्टेंट, आपको समझ में तुरंत आ जाएगा, पर आपको याद रखना पड़ेगा कि ये चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से काफी कुछ आ सकता है। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन के इसके पास वेराइटी है, तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। गए टाइम भी इसको काफी अच्छे से वेटेज दिया था, ये टाइम तो मुझे ध्यान नहीं है कौन कितना वेटेज है इसका, आई थिंक 12-15 मार्क्स का वेटेज होगा। गए टाइम भी इसको अच्छा खासा वेटेज दिया था। HTML के बाद एक चैप्टर था नेटवर्किंग, गए सिलेबस में जो मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद ये चैप्टर था ई कॉमर्स, तो काफी अच्छे वेटेज वाले चैप्टर है। आप में यहाँ पे सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है, बाकी HTML और ई कॉमर्स है, तो ये भी काफी अच्छा वेटेज हुआ होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स में, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड टाइप्स, फिर ई कॉमर्स में ट्रेड साइकिल, फिर वेरियस पेमेंट मोड, ये यहाँ पे कुछ अपग्रेड किया है चैप्टर में। कॉमन फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स, ये भी अपग्रेड किया है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ADI पहले सिलेबस का ही है। उसके बाद में ई गवर्नेंस कॉन्सेप्ट, ये अपग्रेड किया है। एडवांटेजेस एंड टाइप्स, वेरियस सिक्योरिटी मेजर्स, ये भी गए सिलेबस में ही था।
तो स्टार्ट कर देते हैं, आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी, एकदम इजी चैप्टर है जैसे मैंने बोला, क्योंकि आप लोगों ने ओसी पढ़ाई है और आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो आपको समझ में तुरंत ही आ जाएगा कि कॉमर्स, बिजनेस, ये सारी चीज़ें तुरंत समझ में आ जाती है। तो 4.1 इंट्रोडक्शन, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, एक चैप्टर खत्म हो चुका है, दूसरे चैप्टर पे जा रहे हम लोग। शांति से और ध्यान से पढ़िएगा पूरा लेक्चर, और हो सके तो कमेंट कीजिएगा, डाउट अगर कुछ हो तो कमेंट कर दीजिएगा या तो फोन कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, अंडरलाइन कर लीजिए भाई। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी आप लोगों को ये स्टैंड्स फॉर, मैंने जैसे कहा था स्टैंड्स फॉर में पूछा जाएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। बिफोर मूविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉमर्स। जाहिर सी बात है, कॉमर्स क्या है? एक बिजनेस है, बिजनेस का पार्ट है। कॉमर्स इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। इन सिंपल वर्ड्स, कॉमर्स इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। That means when we buy a product or service from other, or sell a product or service to others, then it is called as commerce. एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है कि हम किसी से प्रोडक्ट बाय करते हैं या कुछ सर्विस हम लोग बाय करते हैं, या हम किसी को कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं या सर्विस सेल करते हैं, इसको कहा जाता है कॉमर्स। One of the most popular activity on the web is shopping. अभी यहाँ पर ई कॉमर्स किस तरीके से फैलाया गया है, तो सबसे बड़ी बात है शॉपिंग की। यहाँ पे सब लोग खरीदी करेंगे, तो ये खरीदी ई कॉमर्स में किस तरीके से करेंगे हम देखते हैं। ई कॉमर्स became possible in 1991 when the internet was open to commercial use. मैंने आगे भी आपको बताया है कि जो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो है, ये डॉक्टर टिम बर्नर ली ने स्टार्ट किया था। और ये टिम बर्नर ली ने 1990 में स्टार्ट किया था। उसके बाद सबको ही अमेरिका के गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ चार्ज यूज करने दे दिया था। आज भी हम इंटरनेट फ्री यूज करते हैं। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आप बोलोगे ऐसा कैसा सर, हम तो चार्ज करते हैं, पे करते हैं। हाँ करते हो, 100% करते हो, पर हम फ्री यूज करते हैं। इंटरनेट हम फ्री यूज करते हैं, मगर इंटरनेट के जो सोर्स है, जो वायर है, वायरलेस है, यानी वायर इंटरनेट है या वाईफाई है, या वो कहीं से हम लोग जो आते, इन सिंपल वर्ड, इंटरनेट को इंस्टॉलेशन चार्जेस हम पे करते हैं, इंटरनेट का पे नहीं करते। इंटरनेट यूज करने का पे नहीं करते, हम पे करते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। जो इंटरनेट हम तक पहुंचाने का जो काम करता है, जो हार्डवेयर है हम तक पहुंचाने का जो काम करता है इंटरनेट, उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस हम लोग पे करते हैं। समझे? हम लोग फ्री ऑफ चार्जेस ही इंटरनेट यूज करते हैं। तो ये डॉक्टर टिम बर्नर ली ने स्टार्ट कर दिया था। और मैंने आप लोगों को एक चीज यहाँ पे बताई भी थी कि इंटरनेट के पहले जो नाम था उसका नाम था आरपानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये उसका नाम था। तो ये आपको खास ध्यान रखना है, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आप कितना मार्क्स लाते हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ज़्यादा लाओ कम लाओ वो ठीक है, मगर आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इंटरनेट का जो नाम पहले था वो आरपानेट था। www स्टार्ट किया था डॉक्टर टिम बर्नर ली ने, और ये स्टार्ट हुआ था 1990 में। उसके बाद अमेरिका के गवर्नमेंट ने सबको ही ये ओपनली यूज करने दे दिया था, फ्री ऑफ चार्ज दिया था। और कभी मौका मिलेगा तो इंटरनेट अमेरिका की गवर्नमेंट ने क्यों फ्री ऑफ चार्ज दिया, उसकी एक स्टोरी है। कभी मौका मिलेगा, लिंक में आ गया
तो मैं ले लूंगा, क्योंकि अभी मैं लिंक पर मैं अगर वो स्टोरी करने बैठूंगा तो थोड़ा अपना चैप्टर पीछे हो जाएगा। तो मैं आ जाऊंगा, कभी मौका मिला तो स्टोरी ले लूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ई कॉमर्स बिकम पॉसिबल इन 1991 व्हेन द इंटरनेट वाज ओपन टू कॉमर्शियल यूज। सिंस दैट डेट thousands of business have taken up residence at website. History of e-commerce is a history of new virtual world which is evolving according to the customer advantages। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि ई कॉमर्स जो है 1991 से स्टार्ट हुआ है, कोई बात नहीं है, और सब अपने घर से वेबसाइट बना के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते किए थे कर सकते हैं। अभी बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। ई-कॉमर्स कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। मैं आपको बता दूं, डेफिनेशन के ऊपर टिक मार्क कर दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, आता ही है क्वेश्चन में, या 4 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है ये डेफिनेशन, फिर उसके टाइप्स वगैरह, ऐसा करके 2 क्वेश्चन मिक्स करके 4 मार्क के लिए भी पूछेंगे। तो आप ये टिक मार्क कर दीजिए, डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स काफी इंपॉर्टेंट है। E-commerce can be broadly defined as the process of buying and selling of goods and service। यहाँ पे भी goods and service हम लोग बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, पर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम एज अ इंटरनेट। वहां पे थ्रू नहीं है, एन है, मैंने थ्रू बोला है। तो गुड्स और सर्विस यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम सच एज अ इंटरनेट। E-commerce is also referred as a paperless exchange of business information using EDI। इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, ई कॉमर्स इज ऑल्सो रिफर्ड एज अ पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन यूजिंग ईडीआई तक अंडरलाइन कर दीजिए। उसमें ई कॉमर्स के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, एफआईबी में पूछा जाता है। उसके बाद ईडीआई के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, ऐसे घुमा फिरा के एफआईबी पूछते हैं उन लोग। इंफॉर्मेशन यूजिंग ईडीआई, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये बाइंग सेलिंग गुड्स और सर्विस होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, ई कॉमर्स होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं, आपको एक यहाँ पे चित्र दिया है, आप देख भी सकते हो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स यानी ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई कॉमर्स यानी ई बिजनेस। ठीक है, कॉमर्स के बाजू में कहीं ना कहीं बिजनेस भी लिख दो, क्योंकि वो उन लोग क्या करेंगे, आपको कॉमर्स के बदले बिजनेस भी ऐसा वर्ड डाल के पूछ सकते हैं। तो हमको आता पूरा है, पर एक वर्ड चेंज हो जाने पर हम समझ नहीं पाते कि पूछा गया है ई बिजनेस है कि ई कॉमर्स है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ई बिजनेस भी पूछे तो ई कॉमर्स का ही पूरा लिखना है। ठीक है, ट्रेडिशनल कॉमर्स काफी इंपॉर्टेंट है, टिक मार्क कर दीजिए, इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर में से काफी कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा, मैंने पहले ही कहा चैप्टर है काफी इजी, समझने में तुरंत समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई मतलब टफ नहीं है कि सर ये क्या है, वो अपने अगले चैप्टर की तरह एसईओ, ब्लैक हेट एसईओ, व्हाइट हेट एसईओ मतलब पढ़ के भी समझ में ना आए, ऐसा कुछ नहीं है। चैप्टर काफी इजी है, तो ये आप लोग खास करके इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए। ट्रेडिशनल कॉमर्स, ट्रेडिशनल कॉमर्स focuses on the exchange of products and service through personal interaction, so it's manual। जाहिर सी बात है, हम जो फिजिकल मार्केटिंग करते हैं, फिजिकल मार्केट में जाते हैं कुछ चीजें लेने, इसको ट्रेडिशनल कॉमर्स कहते हैं। ट्रेडिशनल कॉमर्स के बाजू में लिख दीजिए, आपके सिर्फ नॉलेज के लिए, फिजिकल मार्केट। ठीक है, और ई कॉमर्स, फिजिकल मार्केट लिखना, मार्केटिंग मत लिखना, मार्केटिंग अलग होता है, मार्केट लिखना।
फिजिकल मार्केट। E-commerce trading activities are online via the internet and can be considered automatic। आपको सर्च करना है, आपको जो प्रोडक्ट्स चाहिए, आपको जो सर्विस चाहिए, आपको सिर्फ सर्च करना है और आप देख सकते हो कि तुरंत किस तरीके से सब काम हो जाता है, फटाक से आपके सामने ही सब कुछ है। अब आते हैं, ट्रेडिशनल कॉमर्स इज अ लिमिटेड टू बिजनेस आवर्स मोस्टली ड्यूरिंग द डे। सीधी सी बात है, नॉर्मली जो दुकान ओपन होती है तो सुबह 9 बजे या 10 बजे से ओपन होती है और शाम को 8 या 9 या 10 बजे तक, यानी एक लिमिटेड टाइम होता है, एक 12 घंटे का, 10 घंटे का, 12 घंटे का, 14 घंटे का, एक लिमिटेड होता है। ई कॉमर्स 24/7। आप रात को 3 बजे भी उठ के अमेजोन पर कुछ सर्च कीजिए तो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ई कॉमर्स इज 24/7, इट कैन बी डन एनी टाइम, डे एंड नाइट। ठीक है। As far as consumer interaction are concerned, traditional commerce provides face-to-face interaction. As far as consumer interaction are concerned, traditional commerce provide face-to-face interaction। समझ में आ रहा है या कुछ? क्या है कि मुझे एक शर्ट लेना है और अच्छी डिजाइन वाला शर्ट लेना है, तो मुझे 4-5 दुकानें घूमनी पड़ेगी, मार्केट में जाना पड़ेगा, और ये मेरे लिए काफी लंबा एक प्रोसेस हो जाएगा कि मैं टाइम निकाल के मार्केट में जाओ, डिजाइन वाले शर्ट ढूंढूं, कोई अच्छा ढूंढूं, उसमें भी वापस रिजनेबली रेट वाला ढूंढूं, उसमें भी बार्गेनिंग जो अच्छे से मैं कर पाऊँ, वहाँ पे जाओ, देखूं कौन सा मटेरियल अच्छा है। तो ये बहुत सारी चीजें मुझे फेस करनी पड़ेगी ट्रेडिशनल कॉमर्स में। ई कॉमर्स में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे स्क्रीन के सामने ही सारे इमेज आ जाएंगे, कौन से फैंसी शर्ट है, किस प्राइस में है, डिस्काउंट के साथ ही आ जाता है, तो हम वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं कर सकते, पता चल जाता है हमको कि कितने में मिलता है, क्या मिलता है। ठीक है, तो हम तुरंत ही वहाँ पे देख सकते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, 2-3 जगह पे घूमने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ट्रेडिशनल कॉमर्स इज अ लिमिटेड टू पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन। जाहिर सी बात है कि मलाड में मेरी एक दुकान है, तो मलाड में जो दुकान है वहां पे कितने लोग आएंगे? जो मलाड में रहते हैं उन लोग आएंगे, ज्यादा से ज्यादा ईस्ट वाले वेस्ट में आएंगे या वेस्ट वाले ईस्ट में आएंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर मेरा रिलेशन अच्छा रहा कुछ कस्टमर के साथ, तो वाया वाया अगर उनके कुछ रिलेशन वाले रहते होंगे गोरेगांव, तो गोरेगांव वाले आएंगे या कांदिवली वाले आएंगे। कोई नाला सोपारा वाला या कोई चर्च गेट वाला मेरी दुकान पर स्पेशली नहीं आएगा, भले मैं कितना भी अच्छा गुड्स क्यों नहीं बेचता हूँ, कि मैं कितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बेचता हूँ, या मैं कितनी भी अच्छी सर्विस क्यों ना देता हूँ। तो ये एक लिमिटेड पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन हो जाता है मेरे लिए, जहां पे ई कॉमर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ई कॉमर्स इज अ ग्लोबल, हैज नो फिजिकल लिमिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का प्रोडक्ट अच्छा है और किसी की वेबसाइट भले ना लंदन में बनी हो और लंदन से ऑपरेट करता हो, हम आज अमेजोन की बात कर रहे हैं, तो ये अमेजोन भले ना कहीं पे भी हो, अमेरिका हो, लंदन हो, चाहे कहीं पे भी हो, पर अमेजोन हमारे मोबाइल में ओपन होता है, हमारे टेबलेट में ओपन होता है, हमारे लैपटॉप में ओपन होता है, और अमेजोन के थ्रू हम उसको कोई भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। अमेजोन का हेड ऑफिस इंडिया में हरियाणा में है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हरियाणा में हो या उत्तर प्रदेश में हो या कहीं पर भी हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको जो प्रोडक्ट्स चाहिए, जो सर्विस चाहिए, जो प्रोडक्ट्स के मटेरियल चाहिए, वो अमेजोन प्रोवाइड करता है, उतना काफी है। तो ई कॉमर्स इज अ ग्लोबल एंड हैज नो फिजिकल लिमिटेशन। सही बात है, पूरा ग्लोबल है, वर्ल्ड वाइड वेब है, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। मोड ऑफ पेमेंट ट्रेडिशनल कॉमर्स में, मोड ऑफ पेमेंट इन ट्रेडिशनल कॉमर्स इंक्लूडिंग कैश, चेक्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स। आप एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर सकते हो। अगर हम कहीं पे भी कोई चीज लेने जाते हैं या यहाँ पे भी कोई स्टूडेंट की फीस पे करने आते हैं, तो कैश में, चेक्स में
हम लोग फीस लेते हैं या हम भी कहीं पे भी कुछ मॉल वगैरह में लेने जाते हैं तो हम चेक तो नहीं, कैश या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स में मोड ऑफ पेमेंट बहुत सारे हैं। ई कॉमर्स मोड ऑफ पेमेंट्स आर बैंक ट्रांसफर, तुरंत ही ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकता है, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट, जितने भी ई वॉलेट है, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ये जितने भी ई वॉलेट है, या मोबाइल पेमेंट एंड मेनी मोर, बहुत सारे ऑप्शन है। एनईएफटी कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं। आरटीजीएस एनईएफटी नहीं कर सकते यहाँ पे, तो बैंक ट्रांसफर में वो सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो ई कॉमर्स में ये सारी चीजें मोड ऑफ पेमेंट्स में आ जाता है। फिर गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इज इंस्टेंट विथ ट्रेडिशनल कॉमर्स। यहाँ पे एक पॉइंट अच्छा है कि हमको गुड्स तुरंत मिल जाता है। देखिए, कुछ चीजों का एडवांटेज भी होता है, कुछ चीजों का डिसएडवांटेज भी होता है। ठीक है, हर एक चीज है उसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, तो उसी तरीके से ट्रेडिशनल कॉमर्स का ज्योग्राफिकल लोकेशन एक डिसएडवांटेज है कहीं ना कहीं, पर गुड्स जो डिलीवरी करता है वो इंस्टेंट है। हम गुड्स को फिल कर सकते हैं। अगर हम कुछ लेदर का जैकेट लेने जाते हैं या शर्ट का या फैब्रिक मटेरियल लेने जाते हैं तो हम फिल कर सकते हैं कि वो फैब्रिक मटेरियल कैसा है। उस तरीके से ई कॉमर्स में हम फिल नहीं कर सकते। भले ई कॉमर्स में ज्योग्राफिकल लोकेशन अनलिमिटेड है, वहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, पर हम गुड्स को फिल नहीं कर सकते। तो गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इज इंस्टेंट विथ ट्रेडिशनल कॉमर्स। इन ई कॉमर्स डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विस टेक सम टाइम। अगर हमको कुछ अर्जेंटली लेना है, किसी के बर्थडे का गिफ्ट लेना है या अर्जेंटली हमको कोई सामान लेना है, तो हमको ट्रेडिशनल मार्केट में ही जाना पड़ेगा, ट्रेडिशनल कॉमर्स ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमको गुड्स तुरंत चाहिए। कितना भी अमेजोन फास्ट कर दे, पर वो विथ इन अ डे तो प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, या विथ इन हावर प्रोवाइड नहीं कर सकता गुड्स अपना। तो ई कॉमर्स डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विस टेक्स सम टाइम। ट्रेडिशनल कॉमर्स स्कोप इज लोकल, जैसे हमने एग्जांपल लिया मलाड में दुकान है, वैसा स्कोप इज लोकल। ई कॉमर्स स्कोप इज ग्लोबल। यहाँ पे मानना पड़ेगा ई कॉमर्स को कि पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में सब लोग देख सकते हैं, सब लोग परचेस कर सकते हैं, सर्विस भी ले सकते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स के बीच में। इम्पोर्टेंट है इजी मगर इम्पोर्टेंट है। अब एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, देखिए सारे एडवांटेजेस याद रखने हैं आपको। कोई भी दो एडवांटेजेस 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, जहां जहां पे भी जरूरत पड़ती है मैं आपको बता दूंगा, और पूरा ही चैप्टर इम्पोर्टेंट है, आप इम्पोर्टेंट मार्क करके ही रखिए सब कुछ चीजें। ग्लोबल स्कोप, फर्स्ट इसका एडवांटेज है ग्लोबल स्कोप। ई कॉमर्स प्रोवाइड्स द सेलर विद द ग्लोबल रीच। नाउ सेलर्स एंड बायर्स कैन मीट इन द वर्चुअल वर्ल्ड। यानी आप और मैं जैसे अभी लेक्चर ले रहे, उसी तरीके से वो ऑनलाइन व्हाट्सएप सॉरी वी कॉल पे यानी वीडियो कॉल पे भी बात करके वर्चुअल वर्ल्ड में मिल सकते हैं। उसको वर्चुअल वर्ल्ड बोलते हैं। विदाउट बैरियर ऑफ प्लेस ज्योग्राफी, यानी ऐसी कोई सीमा बीच में नहीं आएगी कि उसको नड़ेगा कि यार अभी मुझे अमेरिका मिलने जाना पड़ेगा तो फ्लाइट की टिकट और वहाँ रहने का खर्चा वगैरह क्या, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये एक एडवांटेज है ई कॉमर्स का कि ग्लोबल स्कोप है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, तुरंत फटाक से, विदाउट एनी पेपर, विदाउट एनी स्लिप हमको भरना है या हमको चेक्स भरने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ई कॉमर्स रिड्यूस द पेपर वर्क एंड सिग्निफिकेंटली लोअर द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। जाहिर सी बात है, ई कॉमर्स एनेबल द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वाया बैंक्स वेबसाइट एंड अदर मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। जो मोबाइल पेमेंट है वो सारे, ई वॉलेट जिसको हमने आगे पढ़ा। तो ये उसका दूसरा एडवांटेज है। फर्स्ट एडवांटेज है ग्लोबल स्कोप,
दूसरा एडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। थर्ड, कॉस्ट सेविंग। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कॉस्ट सेविंग। आज की डेट में अगर मार्केट की जो हालत है, सब लोग ने अपना अपना कॉस्ट सेव किया है। जो भी खर्चा, कॉस्ट यानी खर्चा, एक्सपेंस, जो भी ओवरहेड्स है वो कहीं ना कहीं सेव करने की सब लोग कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो वर्क फ्रॉम होम ही परमानेंटली कर लिया है कि अभी भाई वर्क फ्रॉम होम ही करो, आपको सैलरी आती जाएगी। क्योंकि हम जहाँ पे ऑफिस में आते थे वो ऑफिस रेंट पर थी और रेंट हमको परवड़ता नहीं है। तो काफी कुछ लोगों ने कॉस्ट सेविंग किया है और जरूरी है कॉस्ट सेविंग करना। और ई कॉमर्स में ये एक एडवांटेज है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन प्रोवाइड यूजर विथ मोर ऑप्शन टू कंपेयर and select the cheaper and better option. It helps in reducing the cost of searching a product. E-commerce has enabled rural areas to access service and products which are otherwise not available to them. देखिए कॉस्ट सेविंग यहाँ पे किस तरीके से बताया गया है कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन प्रोवाइड यूजर विथ मोर ऑप्शन टू कंपेयर एंड सिलेक्ट द चीपर एंड बेटर ऑप्शन। हमारे पास सिर्फ अमेजोन एक वेबसाइट नहीं है भाई, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ऐसी बहुत सारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग वेबसाइट एक दूसरे के प्रोडक्ट को, हमको जो प्रोडक्ट चाहिए वो एक दूसरे की वेबसाइट के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं और कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। देखिए हम ऐसे ही फिजिकल मार्केटिंग में कुछ चीजें लेने जाते हैं तो एक तो हमारा आने जाने का खर्चा होता है, ऑटो वगैरह हम लोग करते हैं और जाते हैं मार्केट में फैमिली के साथ, तो ऐसे ही नहीं आ जाते, हम कुछ खा के आते हैं। और मैं तो कई बार ऐसे जाता हूँ तो खा के ही आता हूँ। तो ये सारी कॉस्ट जो है, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है, ये ओवरहेड से, यानी हमको जो प्रोडक्ट्स लेना है वो एक चीज है, उसका तो खर्चा जो है वो है। मान लो हम लोग ने 100 रुपए का प्रोडक्ट्स लेना है, वो 100 रुपए का तो है ही, पर उसके पीछे आने जाने का जो ऑटो का लगता है 20 40 60 रुपया वो बच जाता है। और उसके बाद हम लोग का जो खाने पीने का खर्चा 100 150 वो बच जाता है। यानी ये हमारी कॉस्ट सेविंग हो जाती है। तो इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ सर्चिंग अ प्रोडक्ट। तुरंत ही बैठे बैठे एक ही जगह पे हम लोग सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट को। ई कॉमर्स हैज अनेबल रूरल एरियाज टू एक्सेस सर्विस एंड प्रोडक्ट्स विच आर अदरवाइज नॉट अवेलेबल। तो ये एक्सेस करता है रूरल एरियाज में जो सर्विस और प्रोडक्ट दे सकते हैं, अदरवाइज नॉट अवेलेबल टू देम। समझ में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर दुकान नहीं डाल सकते, मगर ऑनलाइन हम लोग कुछ भी चीजें दे सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये ई कॉमर्स ने अनेबल करा दिया है। जहाँ पे ऐसे कुछ गांव वगैरह है जहाँ पे प्रोडक्ट पहुंचा जा सकता है, वहां पर दुकान नहीं डाल सकते, मगर वहां पर पहुंचा जा सकता है, प्रोडक्ट हम दे सकते हैं रूरल एरिया में। तो ठीक है, ई कॉमर्स का ये भी एक एडवांटेज हो गया। तो फर्स्ट एडवांटेज था ग्लोबल स्कोप। में फिर से हर एक एडवांटेज रिपीट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको पढ़ना पड़ेगा और वैसे भी याद रखना पड़ता है। ग्लोबल स्कोप, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन यानी ई ट्रांजेक्शन, कॉस्ट सेविंग, ग्लोबल स्कोप, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, ई और कॉस्ट सेविंग। उसके बाद एनी टाइम शॉपिंग, कभी भी, मैंने जैसे आपको बोला रात को 3 बजे भी उठ के आपको कुछ चीजें चाहिए तो आप फटाक से मंगा सकते हो। ठीक है, तो एनी टाइम शॉपिंग आप कर सकते हो, 24/7। पढ़ लेते एक बार। वन अदर ग्रेट एडवांटेज इज द कन्वीनियंट। कस्टमर कैन शॉप 24/7। द वेबसाइट इज फंक्शनल एट ऑल टाइम। इट डज नॉट हैव वर्किंग आवर्स लाइक अ शॉप। तो आपको भी पता चल गया है, नो इंटरमीडियरीज। Electronic commerce also allow the customers and the business to be in touch directly without any intermediaries. Intermediaries यानी एजेंट, जो मिडल मैन होते हैं उसको इंटरमीडियरीज कहा जाता है। दिस अलाउ फॉर क्विक कम्युनिकेशन एंड ट्रांजेक्शन। ठीक है, कुछ ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड होती है, या डोमेन वगैरह हम लोगों को लेना है, डोमेन यानी .com की जो वेबसाइट है वो है GoDaddy, और भी 2 3 वेबसाइट है।
तो क्या करते हैं कि हमको अगर जो वेबसाइट में डोमेन परचेस करना है तो हम सीधा उसी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से परचेस कर लेंगे, मिडल मैन कुछ नहीं। अगर हमको कुछ कार वगैरह रेंट पर चाहिए तो हम वो रेंट कार वेबसाइट पर डालेंगे, सर्च इंजन में डालेंगे, हमको बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी और हम सीधा जो भी ओनर है उसके साथ बात करके कार को रेंट पर लेंगे। मिडलमैन को नहीं, हम किसी को बीच में रख के काम नहीं करेंगे। तो इसको कहते हैं नो इंटरमीडियरीज। फिर से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। ग्लोबल सर्चिंग, ग्लोबल स्कोप, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, कॉस्ट सेविंग, एनी टाइम शॉपिंग, नो इंटरमीडियरीज। ठीक है, इंटरमीडियरीज यानी मिडलमैन, एजेंट। आप लिख लीजिएगा भाई, कहीं पे भी आपको कुछ लगता है डाउट वगैरह या अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद है पब्लिक सर्विस। ई कॉमर्स हेल्प्स टू गवर्नमेंट टू डिलीवर पब्लिक सर्विस सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सर्विस एट रिड्यूस कॉस्ट एंड एड इन एन इम्प्रूव मैनर। अगर कभी कभी हम लोगों को कुछ ज़रूरत हो जाती है हेल्थ केयर की या एजुकेशन की या और कोई सर्विस की, तो ई कॉमर्स ये तुरंत प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि हमको तुरंत पता चल जाता है, हम तुरंत ही टाइप कर लेते हैं मोबाइल में कि कहाँ कहाँ पे ये सारी सर्विस है। तो हमको कहीं पे ढूंढना नहीं पड़ता है, हमको कहीं पे भी जाना नहीं पड़ता है, हमको घूमना फिरना नहीं पड़ता है, सिर्फ एक ही जगह पर एक क्लिक पर सब कुछ काम हो सकता है। तो हमारी ये कहीं ना कहीं कॉस्ट को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये पब्लिक सर्विस एक उसका एक एडवांटेज है। देखिए मैंने जैसे कहा कि हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता ही है। हमने यहाँ पर ई कॉमर्स का जो हमने पढ़ा अभी तक, ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा, एडवांटेज पढ़ा, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स पढ़ा। आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही बस। हम फिर से मिलेंगे नए लेक्चर में। आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा, एग्जाम कभी भी होगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।